हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइन ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑर्बिटल्स और जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें मेनली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल और स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारे हमने चारों क्वांटम नंबर्स को डिटेल में देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, आप उसको पहले चेक कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बुक में क्या लिखा है कि जो एटम्स रहते हैं ये डू नॉट रिमेन इंडिविजुअली, ज्यादातर ये अकेले नहीं रहते, कहीं ना कहीं इन्हें स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी अचीव करने का ये आपको रूल पता होगा, या तो उनके जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें उनको डुप्लेट बनाना होता है, या फिर उन्हें ऑक्टेट बनाना होता है। या तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी करके हो जाए, या 2 भी नहीं हो, या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या 8 भी नहीं हो। इस टाइप से कुछ ना कुछ करके उन्हें स्टेबिलिटी को अचीव करना होता है। तो कहीं ना कहीं एटम्स यहाँ पर बॉन्डिंग का फिनोमेना शो करते हैं और इससे वो अपने अंदर स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो ये होती है कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत, जो कि हमें पता होना थी। सो इन द पीरियड फ्रॉम 1916 टू 1919 दो अमेरिकन आए जिनका नाम था जीएन ल्यूइस और एर्विंग लैंगमिर, जो कि जर्मन, और वॉल्टर कॉसेल भी थे। एडवांस्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रपोजल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर एक अच्छा प्रपोजल दिया था। सो कुछ फंडामेंटल आइडियाज जो एसोसिएटेड थे लिवाइस की थ्योरी से, वो क्या क्या थे उनको देखते हैं। पहला जो थ्योरी का पॉइंट था वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल। अब आपको अगर ये सब चीजें नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होता है, तो प्लीज प्रीवियस जो लेक्चर है आप उसमें शेल, ऑर्बिट, ये सारे जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, देन आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट वाले रहते हैं, वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग। ये पहला पॉइंट था यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता था कि इन सम केसेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। दूसरा पॉइंट में ये था कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बेसिस पर। मतलब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जो होता है उनका किया जा सकता है। एंड कुछ इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो आयोनिक बॉन्ड्स है उसके कंसेप्ट आते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कुछ केसेस में वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी किया जा सकता है। शेयरिंग करेंगे वो दोनों, एक में ऐसा है कि एक जगह सिर्फ गिफ्ट की तरह दे दिया जाएगा या फिर ले लिया जाएगा, वो चीज होगी। तो वो कहीं ना कहीं आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट होता है। उसी तरह से जहां पर शेयरिंग का कंसेप्ट होता है वहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट देखेंगे। हालांकि अभी हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, पर अभी हम लिविस की जो थ्योरी थी उसको भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है, इस तरह से कि एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबल को एक्वायर कर ले। यूजुअली जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उसको हम लाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, वन विथ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और एन ऑक्टेट। ये समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो अब हम स्टार्ट करें आयनिक बॉन्ड्स के साथ। आयनिक बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो, इसमें शेयरिंग नहीं होती बल्कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफर, ये ट्रांसफर से रिलेटेड कंसेप्ट वाला बॉन्ड होता है, ट्रांसफर बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा अगर एग्जांपल पहले मैं अपना बता देती हूँ, फिर हम टेक्स्ट को देखेंगे यहाँ पर। तो नॉर्मली यहाँ पर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है और ये क्लोरीन आयन के क्लोराइड आयन, आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो सोडियम के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब अगर हम इसको अरेंज करके देखें शेल्स के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1, ऐसे फर्स्ट सेकंड और जो लास्ट शेल होगा उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहेंगे। उसी तरह से क्लोरीन में अगर हम देखें तो 2, 8 और 7 इस तरह से अरेंज रहेंगे, ये भी हमें समझ में आता है। तो लास्ट शेल में यहाँ पर 1 है और इसके लास्ट शेल में यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें या तो डुप्लेट बनाना होता है या फिर ऑक्टेट बनाना होता है, ये हमारा कंसेप्ट कहता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अभी 7 तक अगर हम आ गए, यहाँ पर डुप्लेट की बात हो सकती है, लेकिन या तो आप डुप्लेट फॉलो करते हो रूल या ऑक्टेट फॉलो करते हो। तो यहाँ पर 7 के हिसाब से देखा जाए तो 8 वाला जो रूल होगा वो ज्यादा यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। अब क्या इस एक इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स आप लाकर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस 7 के पास अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लाके इसको 8 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इजियर काम है। तो एक यहां से हम लूज करवा के अगर इसको दे दें तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर पीछे की तरफ 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन को दे देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अब जो देने वाला होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव बनता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए सोडियम पे प्लस का चार्ज आ जाता है और वो 2, 8 के नाम से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इस पे -1 का चार्ज आता है, इस पे +1 का आता है। लेकिन हम +1 और -1 इतना लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ Cl- भी लिखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट वर्क हो जाएगा।
तो इसीलिए इसमें माइनस का चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ पर ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये एक कंसेप्ट था कि सोडियम एटम जो होता है उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हो, और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से एटॉमिक नंबर से हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इसके पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन बाद में यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि 8 के पास आप लेकर आए, इसीलिए इस सोडियम ने अपने एक आयन को भी ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनी इसकी वजह से, माइनस और प्लस की वजह से, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनी उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आप कंसेप्ट समझते हैं इसका। इन केमिकल बॉन्ड्स एटम कैन ईदर ट्रांसफर और शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सट्रीम केसेस में एक या एक से ज्यादा एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा एटम गेन करता है, देम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ नोबल गैस। वही हम नोबल गैस यानी कि डबलेट या फिर जो ऑक्टेट है उसको बनाना चाहते हैं। इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये नॉर्मली जो आयोनिक बॉन्ड्स होती है आर दोज इन द एल्कली हैलाइड सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl। नॉर्मली ये किसमें मिलती है? एल्कली हैलाइड्स में मिलती है, जैसे कि NaCl के केस में। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन लिखना चाहिए था, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। यहाँ पर जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी कौन कौन सी यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगती है और लैटिस एनर्जी भी लगती है। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है व्हेन कैटायंस एंड एनायंस आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम साइट्स इन क्रिस्टल लेटाइस, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब ये कंसेप्ट तो आपको आगे होगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ प्रॉपर्ली। देखो, जो हमने NaCl का केस देखा था वो तो यहाँ पर है, तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर MgO का एक केस है, तो Mg को अगर स्टेबल होना होता है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऑक्सीजन को दे देता है और ये 2 ले लेता है, इसलिए Mg पर 2+ का चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर 2- का चार्ज आ जाता है। उसी तरह से कैल्शियम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम जो होता है वो 2 आयंस को क्लोरीन को दे देता है और वो 2 आयंस ले लेता है, इसलिए Ca2+ हो जाता है और क्लोरीन माइनस के फॉर्म में 2 अलग अलग शो किए गए हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सोडियम यहाँ पर कैसी चीज हो जाती है। यहाँ पर सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज एंड में लाता है। और क्लोरीन की बात करें तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ये सारी टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करना है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैं बता रही हूँ जो बुक में मेंशन नहीं है, जो कि ये है कि आयनिक बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स नॉर्मली कितनी होती है, तो वो 40 to 50 किलो कैलोरीज पर मोल तो होती है। कोई पूछ लेता है कि उसका फोर्स कितना होता है, तो फोर्स का मैं यहाँ पर इतना पूरा लिखने के बजाय यहाँ पर अपने जो एक्स्ट्रा हमने पेज लिया है उसमें हम समझ रहे हैं, जिस पर उसको समझ लेते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F = K Q1Q2/R²D, ये फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर अगर आप बात करते हैं Q1 और Q2 क्या है यहाँ पर, तो ये चार्ज है या फिर आप आयंस कह सकते हैं। आर की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस बिटवीन दो आयंस है, ये 2 आयंस है, एक Q1 बता दिया, एक Q2 बता दिया, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर डी क्या है, तो देखो डी से कोई डिस्टेंस याद कर सकता है, डी से डिस्टेंस नहीं है बल्कि डी से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर आपको नहीं पता ये सब चीजें क्या है, तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है CSIR नेट की, उसमें जो मैंने हैंड रिटन नोट्स पढ़ाया है उसमें आप सारे लेक्चर्स चेक करेंगे, 4 लेक्चर्स, उन चारों लेक्चर्स के अंदर ये एक किसी में दिया गया है जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल में इन सब चीजों को बता रखा है। क्योंकि अभी हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं अभी इतनी डिटेल नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट से बता रखी है। तो आप उसको भी देखने के लिए सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी ऐड कर दूंगी, जिससे सारे स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ मीडियम। वहीं अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अगर एयर में बात की जाए या फिर वैक्यूम में बात की जाए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1। वहीं वाटर में अगर हम बात करते हैं तो डी की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 80। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। और इसी फॉर्मूले से अगर आप एफ के फॉर्मूले की जगह पर आप अगर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें कहना चाहिए, तो फोर्स की जगह पर आप तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, इनटू डी की जगह पर आप, अगर मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस की जगह पर हम आर की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह अगर हम आर रख देंगे और ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अगर, तो कहीं ना कहीं हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर जो आ जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ1Q2/R²D इंटू आर, जिस वजह से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप इसको और आगे लेकर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से ई का फॉर्मूला हमें दे देगा, जो कि KQ1Q2/R/D हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारा एनर्जी का ये वाला आ जाता है और एक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आ जाता है। तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, बाद में लेक्चर्स मेरे ही है उसमें मिल जाएगा।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट बताया। नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल placed between two metallic plates to the charge that can be stored when the insulating material is replaced by vacuum or air। हालांकि इसकी डिटेल में हम लोग अभी जा नहीं रहे, बस मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं कि नॉर्मली अभी हमने NaCl की बात की, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करें कि वाई सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। NaCl अभी यहाँ पर जो बना था आपका, ये जो NaCl बना था वो अब यहाँ पर किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, राइट? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है ये। तो इस NaCl को जब आप वाटर के अंदर डालोगे, ये NaCl इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में था, और वाटर जो आपको पता है कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब वाटर का जो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है? 80 होता है, जो कि बहुत हाई होता है। ये डिसॉल्व कर लेगा कहीं ना कहीं इसको, इसलिए एक अच्छा सॉल्वेंट कहलाता है वाटर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। तो जैसे ही NaCl यहाँ पर आता है तो ये वाटर क्या करता है? इस NaCl के क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है। तो NaCl का क्रिस्टल अभी एक साथ ये पूरे रहते थे, अभी अलग अलग होकर ब्रेक होकर कैसे हो जाएगा? Na थोड़ा सा अलग हो जाएगा और Cl थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों ब्रेक हो गए यहाँ पर। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, तो एनर्जी मस्ट बी पुट इनटू सॉलिड टू ब्रेक अप दी आयोनिक लेटाइस। या आयोनिक लेटाइस को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत थी, जो कि वाटर ने यहाँ पर करने की कोशिश की होगी। तो वो जो एनर्जी होती है जो कि इस लेटिस को तोड़ देती है यहाँ पर दो अलग अलग चीजों में, उसको कहते हैं लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी, इसी को कहते हैं लेटिस एंथैल्पी। और यहां पर कहीं ना कहीं एनर्जी हमें लगानी पड़ी इस प्रोसेस के अंदर, जिससे हम NaCl को तोड़ पाए। तो एनर्जी जब हम अप्लाई करते हैं बाहर से हमें लगानी पड़ती है किसी तरह से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। इसलिए लेटिस एंथैल्पी में हमेशा याद रखना कि ये कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक, यहां पर एंडो हो रहा है, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्यों हुई? एक एनर्जी जब NaCl को ब्रेक कर दी थी, तो कहीं ना कहीं जब NaCl वाटर में आता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करता है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपस में ऐसे जुड़कर रहते थे वो भी एक दूसरे से थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में टूटते हैं तो वहां पर जो एनर्जी का यूज होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो मैं यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख देती हूँ, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कहते हैं। सो एनर्जी रिलीज्ड एज आयंस फॉर्म इंटरएक्शंस विद वाटर, क्योंकि अभी इन आयंस, ये जो आयंस बने इन्हें भी तो वाटर के साथ इंटरएक्शन करना है, तो पहले ये उनकी फ्रेंडशिप को ब्रेक करेगी, जब भी तो Na का इंटरएक्शन वाटर से होगा, क्लोराइड का इंटरएक्शन वाटर से होगा, इसलिए वाटर की फ्रेंडशिप को ब्रेक करते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसी चीज को हम यहाँ पर जब समझे प्रोसेस के हिसाब से, जैसे यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक तरह की कैसी प्रोसेस होती है? नहीं सॉरी, ये एंडोथर्मिक थी, तो ये वाली जो प्रोसेस यहाँ पर होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं, ये वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक, समझ में आ रही बात? और अब एक और कंसेप्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताते हैं कि अगर हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी जो मतलब बचपन वाली क्लासेस होती है उसमें हमने टीचर्स ने बताया होगा आपको कि जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? जो सॉल्ट्स होते हैं वो रेडिली डिसॉल्व कर जाते हैं, रेडिली डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर के अंदर। इसका मतलब ये हो रहा है कि सॉल्ट जो है NaCl सॉल्ट की, अगर हम ये वाले सॉल्ट की बात करते हैं तो ये तो बहुत अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब इस केस में भी हाइड्रेशन की जो एंथैल्पी थी वो इस लेटिस की एंथैल्पी से ज्यादा रही होगी। और यहां से एक कंसेप्ट और याद रखना, वो भी मत भूलना, कि ऐसे सॉल्ट्स जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, वो इजीली सॉल्युबलाइज कर जाते हैं, ये भी याद रखना। तो इस कंसेप्ट जो मैंने यहाँ कंसेप्ट बताया आपको, एक लेटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है, ये याद रखना। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, ये याद रखना। उसके बाद He अगर Le से ज्यादा है तो सॉल्ट रेडिली डिसॉल्व करते वाटर में, ये याद रखना। सॉल्ट्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ये याद रखना। एनर्जी नॉर्मली 40 to 50 किलो कैलोरीज पर मोल होती है आयनिक बॉन्ड्स में, ये भी याद रखना। चलो तो फिर अब हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपको याद क्या रखना है कि ये शेयरिंग से रिलेटेड होता है। अभी ऊपर ट्रांसफर से रिलेटेड था, अब एग्जांपल देते हैं। तो मैं अपना पेज ले लेती हूँ जिसमें हम लोग हमारा अभी तक समझ रहे थे, उसी में हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं,
ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के लास्ट वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अब ट्रांसफर की स्टोरी, अगर अभी हम हमारी जो आयनिक बॉन्ड वाली स्टोरी है वो चलाते हैं, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास तो कुछ ही नहीं बचेगा। इस तरह से तो वो स्टेबल नहीं हो सकता, पीछे कुछ भी और नहीं होगा इसके पास। तो ये किस तरह से स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स? इसी वजह से ये एक तरह से एक ऐसी बॉन्डिंग शो करते हैं जिसमें शेयरिंग करते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारा एक करता हूं और तुम भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो इस टाइप की जो शेयरिंग होती है, ऐसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है हम उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह से ऑक्सीजन में भी होता है, वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ऐसे, इस टाइप से रहता है। उसमें डिटेल आपने पढ़ी होगी बचपन में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखने वाली चीज यहाँ पर क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड में, यहाँ तो डबल बॉन्ड बनते हैं उसको तो बताया नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है वो भी याद रखना। कोवेलेंट बॉन्ड में ये याद रखना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, या तो वो 0 होता है या फिर वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं इनके अंदर। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए, ना के बराबर हो जाए, उस केस में आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आयनिक बॉन्ड्स वाले जो कंसेप्ट था वो लगा ही नहीं सकते हो। इसलिए वहां पर जो कंसेप्ट यूज होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। जैसे ऊपर वाले केस में भी मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो था, आपका सोडियम जो था, सॉरी, वो क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, और क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ ही नहीं रहा है इस केस में यहाँ पर, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। ये एग्जाम्पल्स है। एक डायग्राम और आपको यहाँ पर बता देते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर डायग्राम ऑक्सीजन के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन ये है, ये 2 3, या फिर आप एक काम करो इस तरफ लिख लो, यहाँ हटाओ, 3 4 5 6, ये हो गया। इसको 8 बनाना, लास्ट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 6 होते हैं, ठीक है, ये 6 हो गए, और बनाना 8 है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से लेकर एक सर्कल बना लेगा, तो ये इसके 8 इस तरह से हो जाएगा, और ये भी जब शेयरिंग करेगा तो ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से ऑक्सीजन में शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर ये याद करने वाली चीज क्या है, ये जो यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, ये 2 जो शेयरिंग कर रहे हैं, एक तो यहाँ शेयरिंग हो रही है और एक यहाँ शेयरिंग हो रही है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जहां पर हम शेयरिंग को शो कर रहे हैं, इस वाले एरिया को कहते हैं कि यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद होना चाहिए। उसके अलावा ये भी याद रखना कि ये जो पीछे जो शेयरिंग में फोकस नहीं कर रहे, ये वाले 2 ये वाले 2, यानी टोटल मिला के 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी, जो शेयरिंग में काम नहीं दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको ओ डबल बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको बहुत सारी चीजों में मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, मीथेन के अंदर भी मैंने अभी एक एग्जांपल जो टेबल बताई उसमें आपने देखा होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स इसको कहते हैं, ऐसी बॉन्ड्स जो कि इन्वॉल्व करती है शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयोनिक बॉन्ड्स। उसके अलावा शो करती है, ट्रांसफर नहीं करती, उसका कॉन्ट्रास्ट शो करती है, शेयरिंग शो करती है। तो ऐसी बॉन्ड्स लीड टू अ स्टेबल मॉलिक्यूल इफ दे शेयर इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। वही नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बनाना होता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स द सिंपलेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस जो मैंने अभी H2 का आपको एग्जांपल बताया था, वो सिंपलेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है इन द डायएटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल के अंदर, जो अभी हमने देखा था उसमें होती है। अब जो हेलोजेंस होते हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैसेस Cl2 के फॉर्म में भी, जैसे अभी NaCl का आपने एक फॉर्मेशन देखा, लेकिन कभी कभी क्लोरीन अकेले भी रहता है तो Cl2 बन के रहता है वो। तो जब Cl2 बन के वो रहता है डायटोमिक गैसेस के फॉर्म में, तब भी वो भी कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है, यानी कि क्लोरीन 2 आपस में जब मिलकर कोई बॉन्डिंग शो करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। लेकिन अगर क्लोरीन अगर Na के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो वहां पर फिर वो आयोनिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट शो करता है। उसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्डिंग में सीखी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे वही सब चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन अब मैं यहाँ पर बुक के नॉलेज से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से इसका प्लेस ढूंढ रही हूँ मैं जहाँ प्रॉपरली आप इसको देख पाओ। आप इसको देखो, यहाँ से देखो, एक होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
एक होती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अभी आपने ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में देखी थी, वहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपने कहा देखी थी, अभी आपने ऑक्सीजन में देखी थी। उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर याद रखना कि दो एटम से मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसके बीच में अगर इस टाइप से बॉन्डिंग है तो वो सिंगल हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई। ये तो आपने समझ ली इस चीज को। अब जब भी सिंगल बॉन्ड होती है तो वहां पर जो बॉन्डिंग्स के लिए वहां पर जो बॉन्डिंग रहती है वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग होती है सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। वहीं अगर आप इसमें डबल में बात करते हो तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्डिंग होती है और एक होती है पाई बॉन्डिंग। उसी तरह से ट्रिपल में बात करें तो यहाँ पर एक होती है सिग्मा, दूसरी होती है पाई और तीसरी भी होती है पाई बॉन्डिंग। तो तीन का एक एक आपको याद रखना है यहाँ पर। अब एक चीज और याद रखना कि सिग्मा और पाई के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पाई के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करो सिंगल, डबल और ट्रिपल के बीच में, स्ट्रॉन्ग कौन है उसके बेसिस पर, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा और लास्ट में सिंगल आएगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग तीन आने से वो मजबूत हो जाता है। लेकिन ज्यादा सिंगल बॉन्ड को देखा जाए तो वो सिग्मा बॉन्ड को देखा जाए तो वो ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। एक और कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पर, क्या है वो, कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड्स, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर रोटेशन जो होता है, रोटेशन वो पॉसिबल होता है, वहां पर वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, पाई बॉन्ड्स, वहां पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो इस जगह पर और इस जगह पर भी दो पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, ये याद रखना। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है एक और, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रही थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमने अभी डिस्कस किया था। तो H2 जो बनता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो क्या इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, जीरो है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पूरी तरह से जीरो होता है, ऐसी बॉन्ड जो होती है वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, और ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो, O2 बन रहा है, यहाँ पर आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट लिया था। तो अब O2 में अगर हम सोच कर देखें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और मॉलिक्यूल्स भी कैसे हो जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब अगर हम एक और कंसेप्ट यहाँ पर देखें जहां पर H2O का कंसेप्ट आता है, यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर के मॉलिक्यूल की, ये अलग अलग थे, अब ये पूरा वाटर बन गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक होती है और हाइड्रोजन दो होते हैं, इस तरह से यहाँ पर होती है बॉन्डिंग। लेकिन ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती। आयोनिक बॉन्डिंग में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यहाँ पर वाटर के केस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा होता है, और ऑक्सीजन जो यहाँ पर होता है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा होता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इन्हें फॉलो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा इसका ले इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ऑक्सीजन ले ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हम आयोनिक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग देख रहे हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है कि इसके साथ शेयरिंग तो करता है, लेकिन शेयरिंग ऐसे करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच कर रखता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इनके पास थे वो थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड दिखाई देते हैं, बजाय कि वो हाइड्रोजन के पास में हो। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग कैसी हो रही है, थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा रखने की कोशिश करता है और मतलब ले जाने की कोशिश में रहता है कि कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा वो। तो इस टाइप से यहाँ पर शेयरिंग करता है। तो ये वाली जो शेयरिंग होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलता है, इस तरह की शेयरिंग को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, और ये सभी यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज आता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव जैसा होता है, लेकिन पूरी तरह दे तो नहीं रहा, तो हम यहाँ पर कहते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, तो इसको पार्शियल का साइन ये होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस केस में हमने उसको देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखा। उसी तरह से जैसे H2O2 ये दोनों नॉन पोलर थे, CO2 जो होता है वो भी नॉन पोलर होता है, वो नॉन पोलर में आता है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। उसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ऐड कर लेना मीथेन का, वो भी नॉन पोलर होता है। तो इनके अंदर भी इस कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर ये पोलर बन जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, अब आपको ये पता है कि नॉर्मली ये एटम्स होते हैं दो, एटम्स के बीच में क्या चीजें होती है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो इन दो न्यूक्लियस, जो दो डिफरेंट एटम्स की न्यूक्लियस होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है, जहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स की भी बात कर रही हूँ और रिपल्सिव फोर्सेस की भी बात कर रही हूँ, ये दोनों फोर्सेस जहां पर बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, बैलेंस्ड स्टेट में, बैलेंस्ड स्टेट में। तो ऐसी सिचुएशन में जो बीच का डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हम उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब आपके मन में आ रही होगी बात कि यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ये चीज क्या होती है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स है आपके पास। अगर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे हैं, बहुत दूर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इतना है, बहुत दूर है। जब ये बहुत दूर होते हैं तो यहाँ पर ना ही अट्रैक्शन काम करता है, ना ही रिपल्शन फोर्स काम करता है, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होता, दोनों ही फोर्सेस नहीं होते। वहीं फिर उसके बाद अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को H लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पास लेकर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर थोड़ा पास ले आए इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को, तो अब जब ये थोड़े पास आ जाएंगे तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो होगा अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पर इस जगह पर। और फिर एक सिचुएशन ये होगी कि इन हाइड्रोजन के पास एकदम बहुत ही पास आ जाएंगे, तो ये दोनों की जो न्यूक्लियस होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो अगर ये दोनों बहुत पास आ जाएंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियस जब बहुत पास आ जाएगी, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के, तो वहां पर अब जो फोर्स वर्क करने लगेगा वो हो जाएगा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा दूर है एटम्स तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, थोड़े से है आसपास तो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है बीच में, और अगर वो बहुत ज्यादा पास आ गए तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बिटवीन एटम, ऐसे कुछ पॉइंट बनाना जहां पर मेनली आपको ये फोकस करना है कि जहां पर अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं वो बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं। तो मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि फिर इन तीनों सिचुएशन में आप बॉन्ड लेंथ कहां पर निकाल सकते हो, जहां अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल नहीं थे, जहां पर या फिर आप कह सकते हो बहुत सारा रिपल्सिव फोर्स था, या फिर जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा था, रिपल्सिव फोर्स इस सिचुएशन में बहुत नेग्लिजिबल होता है, जीरो के बहुत कम होता है इस जगह पर। तो आपको याद रखना है ये जो मिडिल वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के पास बहुत सारा था और रिपल्सिव फोर्स बहुत कम था, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यहां पर आती है बॉन्ड लेंथ की कंसेप्ट। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें थी, बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बुक में तो नहीं मेंशन है पर फिर भी हमने यहाँ पर देख लिया इसको। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब एक आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाला है, 28 मिनट्स का तो हो गया, आई थिंक 30 मिनट्स तक का लेक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो पोलर और नॉन पोलर आपको ये कंसेप्ट तो मैंने अभी बताया है। तो यहाँ पर एक चीज और छोटी सी ऐड कर रही हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग आज का सेशन स्टॉप कर रहे हैं। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मोमेंट। तो ये देखो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पोलैरिटी से डिपेंडेंट है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इस चीज का कंसेप्ट दे रही हूँ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और ये एक्सप्रेस करता है, ये डायपोल मोमेंट क्या एक्सप्रेस करता है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी को एक्सप्रेस करता है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और ये इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ई का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, ई होता है यहाँ पर ESU आप कह सकते हो, इसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज शो करता है। और डी यहाँ पर डिस्टेंस को शो करता है, जिसको आप एम्स्टरडैम में शो करते हैं, एंगस्ट्रॉम में शो करते हैं, रियली सॉरी। तो यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स होते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है वो दो चार्जेस के बीच में होता है, ये डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में होगा, और ई जो होगे वो दोनों की इलेक्ट्रिक चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल एक ही एटम है, इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव,
और इसके पास है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दोनों के चार्जेस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई एस यू में उसकी यूनिट आती है। वही इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंगस्ट्रॉम में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के बीच में, और उसका फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ई एस यू एंड द डिस्टेंस डी इन एंगस्ट्रॉम्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होता होगा आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा सेशन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ देखा और मोस्टली हम नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंसेप्ट भी बताऊंगी और थोड़े से PYQs भी स्टार्ट करेंगे अब, कि कहीं ना कहीं हमें ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं यानी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमसे, तो वो रहेगा। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो राइट नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।